हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है सेम वही जनरल। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को परचेज की सारी पॉसिबल पॉसिबल वाली एंट्रीज मैंने आपको समझा दी थी, एक्सेप्ट टीडीएस वाला छोड़ के। तो टीडीएस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहां पे आपको मैं समझा दूंगा ऐसा। ठीक है, तो आज से हम लोग सेल्स वाली जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती है उसको सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3000। मतलब मैंने 3000 का गुड्स बेचा। गुड्स मतलब कोई भी चीज हो सकती है। तो एक दुकान वाला अपनी दुकान में जो कुछ भी लाता है सामान बेचने के लिए, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है? गुड्स होती है। ठीक है, तो सोचो कि अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो क्या होगा। अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा और मेरे पास से गुड्स जाएगा। बराबर, मेरे पास पैसा आएगा और मेरे पास से गुड्स जाएगा। तो रूल क्या बोलता है कि कोई भी चीज, देखो यहाँ पे मेरे पास कैश आ रहा है, तो कैश मेरे लिए चीज है। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो गुड्स भी मेरे लिए चीज है। तो चीजों के लिए आपको अकाउंट में कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या रहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल क्या बताता है कि जो भी चीज आपके पास आएगी आप उसको डेबिट में लिखो, और जो भी चीज आपके पास से जाएगी आप उसको कहाँ पे लिखो? क्रेडिट में लिखो। सिंपल है। ओके, तो इसका रफ वर्क में करके दिखाता हूँ, रफ में कैसे लिखेंगे इसको। तो सोचो कि अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन इसलिए डेबिट। ठीक है, और मेरे पास से गुड्स जाएगा, तो आपको गुड्स की जगह पे जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की वो लिख सकते हो। मतलब आप अगर आप इनिशियल लेवल पे अकाउंटिंग सीख रहे हो तो उस वाले केस में आप बार बार गुड्स गुड्स यूज करोगे चलेगा। लेकिन जैसे आपको गुड्स का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो जहां पे भी गुड्स का केस होगा वहां पे या तो परचेस आपको यूज करना है या तो सेल यूज करना है। मतलब समझो कि मैंने कोई चीज गुड्स परचेज की है। अब दुकान वाला चिप्स खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है, बहुत सारी चीजें खरीदता है, तो हर चीज का तो अकाउंट बना नहीं सकता ना। तो सबके लिए वो एक टर्म डिसाइड करता है गुड्स करके। तो उसके लिए गुड्स अकाउंट क्रिएट करो या फिर परचेस अकाउंट क्रिएट करो। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको गुड्स जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको गुड्स का वर्ड अगर लिख के दिया रहेगा, तो समझ आना या तो आपको उसके अंदर परचेस वर्ड यूज करना है, परचेस अकाउंट क्रिएट करना है, या तो सेल्स अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने परचेस किया है तो परचेस अकाउंट लिखो, अगर आपने सेल किया तो सेल अकाउंट लिखो। बट जिनको ऐसा माथा पच्ची नहीं समझता है, धीरे धीरे एक माइंड सेट हो जाएगा तो धीरे धीरे समझेगा। फिलहाल अभी इनिशियल लेवल पे आपको क्या करना है? गुड्स से एज्यूम करना है। तो मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिया, आप लोग गुड्स लिखो या तो सेल लिखो। तो कैश कम्स इन इसलिए डेबिट में, गुड्स मेरे पास से जाएगा, गोज आउट। तो गुड्स के केस में मैंने गोज आउट लिखा है। अगर मुझे सेल्स के केस में लिखना रहता तो मैं क्या लिखता? मालूम? मैं इनकम लिखता, क्योंकि मैं जब बेचूंगा तभी तो मेरे पास पैसा आएगा। और जब भी किसी इंसान के पास अगर पैसा आता है तो उसका इनकम हो जाता है। और अकाउंट में, नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि एक्सपेंस को और लॉस को आपको हमेशा डेबिट में लिखना है, और इनकम को और प्रॉफिट को हमेशा कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। तो ये मेरे लिए इनकम है, तो इनकम इसलिए कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। हो गया। अब इसी का अपन को क्या करने का? फेयर करने का। फेयर आंसर मतलब इसको जनरल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसका फेयर आंसर कैसे होगा? जैसा मैंने लिखा हुआ ही लिखना। तो आप लोग एंट्री का पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू गुड्स अकाउंट लिख सकते हो, गुड्स अकाउंट, या फिर सेल्स अकाउंट। वो आपके ऊपर है। कितने का बेचा? 3000 का। डेबिट में 3000, क्रेडिट में 3000। अब नरेशन लिख देंगे, तो नरेशन हमेशा आपको किससे स्टार्ट करना? बीइंग से। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, या सोल्ड गुड्स। हो गया। तो इस तरह मैंने आपको पहला ट्रांजेक्शन बता दिया। ठीक है, अब इसी ट्रांजेक्शन को दूसरे वे में समझते हैं। तो आपको आगे की एंट्री को बताने के पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी हम लोग परचेज की और सेल्स की एंट्री पास करेंगे ना, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब हमने कैश पे खरीदा है या उधार पे खरीदा है। तो देखो, जो पहला वाला ट्रांजेक्शन था ना, तो कहीं पे भी क्वेश्चन में किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं था, और कहीं पे भी क्रेडिट वाला वर्ड कहीं पे भी यूज नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन के अंदर अगर किसी पार्टी का नाम अगर लिख के दिया है या फिर क्रेडिट वाला वर्ड अगर यूज किया गया है, तो समझ आना कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर ये दोनों वर्ड अगर यूज नहीं है तो हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? कैश वाला ट्रांजेक्शन होगा। तो इसलिए मैंने इसको कैश कंसिडर किया। अभी इसी में आपको दूसरा वाला क्रेडिट वाला करके दिखाता तो शायद आपको समझेगा। अब दूसरी एंट्री लिखता हूँ कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹5000 टू मोना। बस,
मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मैंने गुड्स बेचा है, किसको, मोना को। कितने अमाउंट का गुड्स बेचा है मैंने, 5,000 का गुड्स बेचा है। अब मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो क्या होगा, अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, बराबर, और मेरे पास से गुड्स जाएगा। तो बेसिक हम लोग वो रफ वर्क वो कर लेते हैं। अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। और मेरे पास से गुड्स जाएगा, तो गुड्स गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में आएगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर क्वेश्चन के अंदर अगर किसी पार्टी का नाम अगर मेंशन है, किसी पार्टी का नाम, तो आपको वहां पे ये एज्यूम कर देना है कि मैंने ये जो सामान बेचा है ना, वो उधार पे बेचा है। तो जब उधार वाला केस होता है तो उस वाले केस में पैसा नहीं आता है, उधार वाले केस में पैसा नहीं आता। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि मैंने किसको उधार पे बेचा है, मैं उसका नाम नोट डाउन करके रखूंगा। मतलब जब भी उधार का केस होता है तो उधार वाले केस में आपको ये समझना है कि आपने किसको भी उधार पे बेचा या फिर खरीदा रहेगा। तो जब भी आप लोग उधार पे बेचोगे या फिर खरीदोगे, परचेस करोगे, सेल करोगे, तो आपको हमेशा पार्टी का नाम रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। कैश में कैसा रहता है कि मुझे मेरा पैसा मिल गया, मेरा काम हो गया, तो मुझे तेरे को याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन क्रेडिट के केस में आपको हमेशा पार्टी को एक दूसरे का नाम याद रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने उसको उधार पे बेचा था, हाँ मैंने उससे उधार पे खरीदा था। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जहां पे आप लोग कैश लिखते हो ना, कैश कैश, उसको रिप्लेस करके वहां पे क्या कर देने का है, आपको पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर देने का, मोना का नाम। ओके, तो जहां पे मैंने कैश लिखा है वहां पे क्या कर दूंगा, मोना को कर दूंगा। तो मोना का नाम यहाँ पे आ जाए। अब मोना यहाँ पे डेबिट में क्यों आएगी, क्योंकि मोना रिसीवर है। क्योंकि जब मैं मोना को गुड्स बेचूंगा तो मोना उस गुड्स को रिसीव करेगी। और अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर होता है आपको उसको डेबिट में लिखना है, और जो गिवर होता है उसको आपको कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो मोना एक नेचुरल पर्सन, तो जो भी नेचुरल पर्सन रहता है वहां पे आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है, पर्सनल अकाउंट। इसलिए मोना रिसीवर हो जाएगा डेबिट में। सिंपल देखो, अगर आपको ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, माइंड में सेट कर लो भाई पार्टी का नाम आ गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, अब सोचो कि पैसा तो आएगा नहीं, ये आपको दिमाग में रख लेना। ओके, तो अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो क्या होगा, गुड्स बेचूंगा तो मेरे पास से गुड्स जाएगा। तो जो चीज आती है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में एक आइटम आ गया। अब मेरे को एक डेबिट वाला चाहिए, तो मैंने किसको बेचा, मोना को बेचा, तो मोना उसको रिसीव करेगी, इसलिए वो डेबिट। मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, कभी कभी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये वाले ट्रांजेक्शन में तो सिर्फ दो लोग का इन्वॉल्वमेंट है। हो गया, बस अब इसी का अपन को क्या करने का, फेयर एंट्री पास करने का। तो इसकी फेयर एंट्री कैसे पास करेंगे, ऐसा मैंने लिखा वैसे ही लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा कि मोना अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के, टू गुड्स अकाउंट। तो गुड्स की जगह पे आप लोग सेल्स अकाउंट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5,000 लिख दिया, तो यहाँ पे 5 नरेशन बी सोल्ड गुड्स टू मोना। तो आप लोग अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं जैसा आपको लिखना है, लेकिन आपने जो एक्टिविटी की है वो आपको रीजन देना है। ठीक है, अब इसी ट्रांजेक्शन को अब एक दूसरे वे में आपको लिख के दिखाता हूँ। लिखता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 टू मोना ऑन कैश बेसिस। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑन कैश बेसिस लिखा है। अब कैश बेसिस लिखा तो आपको बहुत ध्यान देना है। देखो देखो, कैश बेसिस में क्या है कि मैंने कोई सामान बेचा है तुरंत पैसा लेकर, तो उधार उधार का तो कोई केस ही नहीं। लेकिन सर आपने तो बोला था कि अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम अगर लिख के दिया रहेगा तो वो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको सीधा सीधा मेंशन ही है ना कि आपने जो बेचा है वो किस कौन से बेसिस पे बेचा है, कैश बेसिस पे बेचा है। तो जब भी आप लोग कैश बेसिस पे कोई सामान को अगर बेचोगे तो आपको किसी भी पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, या किसी भी पार्टी का नाम आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। सीधा आपको आपका पैसा मिल गया, आपने अपना सामान बेच दिया, तू कौन मैं कौन नहीं जानता, स्टोरी उधर ही खत्म हो जाती है। आपको एक दूसरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बस क्या आया क्या गया वो सोचो। लेकिन अगर यही समझो कि यहाँ पे अगर ये मेंशन नहीं होता तो मैंने जो पुराना ऊपर वाला जो केस आपको बताया क्रेडिट वाला, तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, तो सोचो कि अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो क्या होगा, वो भी कैश पे। तो सिंपल है, कैश पे अगर आप बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन, और मेरे पास से गुड्स जाएगा, इसलिए गुड्स गोज आउट। तो जो चीज आती है आप उसको डेबिट में लिखो, और जो चीज जाती है आप उसको क्रेडिट में लिख दो। इसलिए फिर मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में आएगा, एंड मेरे पास से गुड्स जाएगा तो गुड्स गोज आउट,
गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। तो ये तो मैंने रफ एंट्री पास किया, रफ एंट्री। अब इसी का मेरे को क्या करना है, फेयर करना है। अब इसका फेयर कैसे करेंगे, तो वही जैसा मैंने लिखा वैसा ही लिखना है। तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। गुड्स की जगह पे सेल्स लिख सकते हो, तो कितने का बेचा, 5,000 का बेचा, यहाँ पे डेबिट में 5 है, क्रेडिट में 5,000। नरेशन वही, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस, हो गया। तो ये 3 ट्रांजेक्शन में मैंने आपको कैश वाला भी बता दिया, क्रेडिट वाला भी बता दिया। तो आपको इस बात का बच्चे लोग अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में क्रेडिट वाला वर्ड अगर यूज नहीं किया है, तो आपको कैश ट्रांजेक्शन समझ। क्वेश्चन के अंदर अगर पार्टी का नाम मेंशन है, तो समझ आना है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन के अंदर अगर पार्टी का नाम मेंशन है, लेकिन साथ ही साथ कैश वर्ड भी लिख के दिया है, कैश बेसिस भी अगर आपको लिख के दिया है, तो फिर पार्टी भाड़ में जाए। आप लोग ये इतना सोचना कि आपके पास क्या आया और आपके पास से गया, उसको रिकॉर्ड कर दे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट के समझते। फोर्थ, अब फोर्थ लिखता हूँ कि सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने क्या लिखा है कि सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000 एट 10% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई फर्नीचर बेचा है, मैंने कोई फर्नीचर बेचा है और कस्टमर को मैंने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अपने सेल को इन्हांस करने के लिए या अपने सेल को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है, सिंपल सा आपके पास क्या आया क्या गया और डिस्काउंट माइनस करके जो फाइनल अमाउंट का जो बिल बनेगा, वही हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो पहले एंट्री समझ लेते हैं, बाद में इसका आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। तो सोचो कि अगर आप लोग फर्नीचर बेचोगे तो क्या होगा, तो सर पहले ये सोचो कि वो कैश है कि क्रेडिट है। तो देखो अभी क्वेश्चन में कहीं पे भी पार्टी का नाम मेंशन है, नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पे भी क्रेडिट वाला टर्म यूज हुआ है, नहीं है। तो सिंपल फिर क्या हो जाएगा, ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो कैश का मतलब मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि फर्नीचर में अगर मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं, कैश अकाउंट डेबिट होता है। तो पहले इसका रफ वर्क कर लेते हैं। तो मेरे पास कैश आएगा, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। और मेरे पास से फर्नीचर जाएगा, तो फर्नीचर गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। ठीक है, अब इसी का अपन को क्या करना है, फेयर एंट्री पास करना है। तो क्या लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जो क्रेडिट में रहता है उसको 2 करके डिनोट करना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 50,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 1 से 1 गया, तो 5,000 का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 5,000 बचा। तो डिस्काउंट हमेशा माइनस करना है। तो सामने वाले कस्टमर के ऊपर मैं कितने अमाउंट का बिल बनाऊंगा, 45,000। तो 45,000 यहाँ पे आ जाए, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। हो गया नरेशन, बी सोल्ड फर्नीचर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप लोग बीइंग सोल्ड फर्नीचर लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैश डिस्काउंट वाला, अभी नेक्स्ट वाला जो केस होगा कैश डिस्काउंट। सोल्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कस्टमर को मैं प्रोडक्ट बेच सकूं तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया था उसको ट्रेड डिस्काउंट करता है। और कस्टमर के ऊपर मैंने जितने अमाउंट का बिल बनाया है, तो वो मेरा पेमेंट जल्द से जल्द कर दे, तो उसके लिए हम लोग कैश डिस्काउंट को ऑफर करते हैं। अब ये एग्जांपल मैं आपको इसी में समझाता हूँ। समझो कि कस्टमर को मैंने 1 लाख का माल बेचा, ठीक है, और कस्टमर को 10% मैंने डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो वो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 1 से 1 गया, तो बचा कितना, 10,000। अब 1 लाख में से अगर 10,000 माइनस करूंगा, तो कस्टमर के ऊपर मैं बिल कितने अमाउंट का बनाऊंगा, 90,000 का। तो समझो कि मैंने कस्टमर के ऊपर 90,000 का मैंने बिल बनाया। ठीक है,
और समझो कि मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी समझो कि यहाँ पे एक जगह पे 90,000 लिख दी। तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई कस्टमर से मुझे 90,000 रुपीज मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन कस्टमर ने मुझे क्या बोला कि मैं आपका पैसा 1 महीने के बाद दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं। अब देखो, बिजनेस करना है तो आपको कैश पे भी डील करना पड़ेगा, क्रेडिट में भी डील करना पड़ेगा। तो एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने के लिए हमें हाँ ही बोलना पड़ेगा। तो कस्टमर को मैंने हाँ बोला क्योंकि वो मेरा रेगुलर कस्टमर था। मतलब चलो ठीक है, आप 1 महीने का बाद। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर मैंने इसको क्या बोला, देखो अगर आप ये पेमेंट अगर मुझे 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अगर आप मुझे पे कर दोगे ना, तो मैं इसके ऊपर आपको 5% का और डिस्काउंट, मतलब जितने अमाउंट का जो बिल बना है उस बिल के ऊपर आपको और मैं 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करूँ। तो कस्टमर सोचो कि लालच में आ जाएगा, फिर कस्टमर तो वही कोशिश करेगा कि 1 महीने के बाद मुझे 90,000 देना है, क्यों ना मैं 1 महीने पहले ही मैं इसको पेमेंट कर दूँ, तो मुझे और 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितने अमाउंट का बिल बना है उसके ऊपर फिर आपको क्या करना है, 5% डिस्काउंट निकालना। तो 90,000 इंटू 5/100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, और ये 2 जीरो चिपका दे तो 4,500 का डिस्काउंट। तो इसका मतलब फाइनल नेट पेमेंट कस्टमर कितना करेगा, 85,500। इतना मुझे नेट पेमेंट करेगा, फाइनल पेमेंट, बराबर। तो कस्टमर को मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे 4,500 का डिस्काउंट दिया और एक्स्ट्रा। कस्टमर मुझे कितना पैसा पे करेगा, 85,500 रुपीज इतना पे करेगा। तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो बोलो मेरा अकाउंट भी यहाँ पे आपको बैलेंस नजर आ रहा है। मतलब मैंने एक जगह 90,000 लिखा है और दूसरी जगह मैंने 85,500, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने कस्टमर को 90,000 का माल बेचा और मुझे कस्टमर से मिला है समझो 85,500। तो यहाँ पे कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, 4,500 का। तो आपको अपने अकाउंट को तो टैली करना है ना, बैलेंस करना है। मतलब यहाँ पे भी 90 हो जाएगा और यहाँ पे भी 90, तो तब जाके आपने हिसाब किताब सही रिकॉर्ड किया, ये आपको पता चल पाएगा। इसलिए हम लोग को क्या डिस्काउंट को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट, ये रिकॉर्ड होने की जरूरत ही नहीं है। फाइनल अमाउंट, कितने अमाउंट का बिल बना उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। तो बिल 90,000 का बना, इसलिए मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले 90,000 लिखा। फिर कस्टमर ने मुझे फाइनल पेमेंट कितना किया, 85,500 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरा तो हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो कितने अमाउंट से गड़बड़ हो रहा है, 4,500। तो 4,500 क्या है, फिर आपने इसको डिस्काउंट दिया है। तो अब जब आप कस्टमर को डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है। तो कस्टमर को जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो ये तो मेरे लिए लॉस हो जाए। बस अब इसी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को करनी है, मतलब इसी के भी हम लोग को एंट्री सोचनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं, टेंशन मत लो। आपको सिंपल वे में बताता हूँ, देखो। तो मैंने क्या लिखा, मैंने मशीनरी बेचा। पहले सोचो कि अगर मैं मशीनरी बेचूंगा तो मैंने कैश पे बेचा कि क्रेडिट पे बेचा, पहले आपको ये सोचना है। अब क्वेश्चन में कहीं पे पार्टी का नाम मेंशन है, नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पे भी क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है, नहीं है। तो सिंपल फिर क्या हो जाएगा, ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब सोचो कि अगर मैं मशीनरी बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट दिया, कितने का, 4,500 को। अगर मेरे कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो ये मेरे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है। और लॉस अकाउंट में कहाँ पे आता है, नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि लॉस को आपको हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट में। तो मेरे लॉस का नाम है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। और मेरे पास से मशीनरी जाएगा, इसलिए गोज आउट, मशीनरी एक चीज हो गया, इसलिए क्रेडिट। इस तरह, तो यहाँ पे ऐसे आपको थिंकिंग रखनी है कि जब भी अगर आप लोग कोई सामान बेचोगे तो दिमाग में तो पहली चीज यही आती है। जैसे पहली चीज क्या आएगा कि मेरे पास पैसा आया, तो समझो मैंने कैश कम्स इन डेबिट लिख दिया। और मेरे पास से मशीनरी गया, तो मशीनरी गोज आउट क्रेडिट में लिख दिया। अब ये नया डेबिट में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4,500 का अगर मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। तो लॉस को फिर आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, डेबिट में, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट में आता है। क्योंकि नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। मतलब बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी लॉस होगा, आपको उसको हमेशा डेबिट में लिखने का। और जो भी आपका इनकम होगा और जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उसको आपको हम हमेशा उसको कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट में लिखने का। तो बस अब इसी का मेरे को क्या करना है, फेयर करना है। तो मैं फेयर कैसे करूंगा, तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। कस्टमर को मैंने डिस्काउंट दिया तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से मशीनरी जाएगा क्योंकि मशीनरी क्रेडिट है, तो क्रेडिट के लिए टू करके वर्ड यूज करना। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे लिखने का देखो।
कस्टमर के ऊपर मैंने जो बिल बनाया 90,000 का, तो मैं यहाँ पे एज्यूम क्या कर रहा हूँ कि मैंने 90,000 की मशीनरी बेचा है, इसलिए मशीनरी के सामने आपको 90,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर ने आपको पैसा कितना दिया, 85,500, इधर लिखती है। और कस्टमर को मैं फिर इन्होंने डिस्काउंट कितना प्रोवाइड किया, 4,500। हो गया, समझा? आपको समझा ही रहेगा इस। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहानी में आगे बढ़ते हैं, जीएसटी वाला देखते हैं। अब सर समझो कि ये ट्रांजेक्शन में अगर क्रेडिट होता तो क्या करते हो? ठीक है, तो इसमें क्रेडिट वाला ही लेता हूँ कि सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज, यही लेता हूँ सेम एग्जाम्पल, 1 लाख टू राहुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ये दोनों लिख दिया। चलो सेम डायलॉग है, तो मैंने लिखा सोल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख टू राहुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो जब भी आप लोग परचेज का या सेल्स का ट्रांजेक्शन करेंगे, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में कहीं पे भी क्रेडिट वाला वर्ड यूज हुआ है क्या, नहीं। फिर देखो कि क्वेश्चन में कहीं पे किसी पार्टी का नाम मेंशन है क्या, हाँ है। तो देखो यहाँ पे राहुल करके टर्म यूज हुआ है ना, तो इसका मतलब मैंने उधार पे बेचा है। ठीक है, तो उधार वाले केस में आपको क्या करना है कि उधार वाला केस अगर होगा तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं आएगा, बराबर। तो जहां पे मैं पैसा लिखने वाला था, जहां पर मैं पैसे को लिखने वाला था, वहीं पे मैं पार्टी का नाम लिख दूंगा। तो मैंने मशीनरी बेचा राहुल को, तो राहुल को अगर मैं मशीनरी बेचूंगा तो राहुल उस मशीनरी को रिसीव करेगा। ओके, तो राहुल रिसीवर होगा, इसलिए डेबिट में। ठीक है, राहुल को आपने क्या डिस्काउंट दिया, तो अगर आप कस्टमर को क्या, वही सेम सेम सिनारियो, तो वापस एक्सप्लेन नहीं करो। तो आपने इसको डिस्काउंट दिया है, तो आपके लिए लॉस है, नहीं पहले बेसिक समझते, चलो पहले डायरेक्ट डिस्काउंट पे नहीं आता हूँ। तो आपने राहुल को सामान बेचा तो राहुल रिसीव करेगा, और आपके पास से क्या जाएगा, मशीनरी जाएगा। तो मशीनरी गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट का जिक्र हुआ है, तो डिस्काउंट में एक का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा। आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट के ऊपर सोचना है कि अगर आपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट दिया है तो आपका लॉस है, और उस लॉस को हमेशा आप लोग कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट में आता है। बस, और कुछ नहीं हो सकता है। बस अभी इसी की फिर एंट्री लिखनी है, तो जैसे मैंने लिखा वैसे लिखूंगा, बट पहले हमेशा डेबिट वाले आएंगे। तो राहुल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सब कुछ सेम, वैल्यू भी सब कुछ सेम वैसे ही लिखने का है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना वैल्यू, सेम वैसे ही का वैसे ही लिखना है। तो मशीनरी कितने का था, मतलब बिल कितने का बना, 90,000 का। राहुल कर्जा कितना पे करने वाला है, 85,500 टोटल फाइनल वैल्यू। और डिस्काउंट अलाउड कितने का हो गया, 4,500। सब कुछ सेम, मतलब जहाँ पे कैश लिखा था मैंने कैश, वहां पे मैंने सिर्फ पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग जीएसटी का केस देखते हैं। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट है हम सोल्ड मोटर कार फॉर रुपीज 2 लाख एट 28% जीएसटी। तो मैंने मोटर कार बेचा है 2 लाख रुपए का, और मैंने कस्टमर से 28% का जीएसटी वसूल किया है। तो जैसे मैंने आपको परचेज के केस में बताया था, वापस यहाँ पे आपको सेल के केस में बताता हूँ। देखो, तो परचेज करते समय टैक्स पेड करना पड़ता है। तो जो हम लोग टैक्स पेड करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, अब जब हम लोग कस्टमर को सेल करेंगे प्रोडक्ट को, तो टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से हम लोग को टैक्स मिलता है, तो इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो जिस तरह मैंने इनपुट टैक्स में आपको बोला था कि जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, अगर विद इन स्टेट वाला केस होगा तो CGST और SGST आए। अगर अदर स्टेट वाला केस अगर होगा, अदर स्टेट में जाके अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट्स को परचेस करके लाते हो, तो इसमें IGST वाला केस एप्लीकेबल होता है।
तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है कि आउटपुट टैक्स का भी आपको दो पार्ट करना है, एक होता है CGST, दूसरा होगा SGST। लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा? विद इन स्टेट होगा। विद इन स्टेट का मतलब होता है कि मैं अपने महाराष्ट्र के अंदर ही या फिर मैं अपने स्टेट के अंदर ही खरीद रहा हूँ, सॉरी, अपने स्टेट के अंदर ही मैं प्रोडक्ट को सेल कर, जिस स्टेट में आप रहते हो और उसी स्टेट में आप अगर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो कस्टमर से जो टैक्स का पैसा वसूल करोगे, दो टाइप का टैक्स का पैसा वसूल करोगे, एक CGST करेगा और एक GST करेगा। अगर आपने वही प्रोडक्ट अगर अदर स्टेट में जाके बेचा, अदर स्टेट में, तो फिर इस केस में फिर आप क्या कलेक्ट करोगे? IGST। बस अब इसी को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने परचेज के केस में आपको बताया था कि टैक्स पेड अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंस है, बराबर ना। और मुझे अगर टैक्स कलेक्ट करूंगा तो ये तो मेरे लिए इनकम हो जाएगा ना, मेरे पास पैसा आएगा, भले ही मेरे को गवर्नमेंट को देना है, फिलहाल उस टाइम पीरियड के लिए तो मेरे लिए इनकम है, तो फिर वो आपको उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो पहले इसकी एंट्री समझते हैं कि मैंने गुड्स बेचा, अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा। सॉरी, मैंने मोटर कार बेचा, तो मैंने मोटर कार बेचा, तो मोटर कार अगर मैं बेचूंगा तो क्या होगा, अगर मैं मोटर कार बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा और मोटर कार मेरे पास से जाएगा। पहले बेसिक एंट्री ये समझते हैं। तो पहला रहा, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास से मोटर कार जाएगा, तो मोटर कार गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। और आप जब कस्टमर को GST के साथ में प्रोडक्ट को बेचोगे तो आप टैक्स का पैसा कलेक्ट करोगे, तो दो टाइप का टैक्स कलेक्ट करोगे आउटपुट टैक्स में, CGST SGST। तो ये आपके लिए इनकम हो जाएगा। और अकाउंट में इनकम कहाँ पे आता है? क्रेडिट में आता है। तो मैं जैसे मैं, हाँ चलो सिर्फ GST लिखता हूँ, तो GST इस वाले केस में इनकम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में आता है। होगा उस टाइम पीरियड के लिए मेरे लिए इनकम है, फिर बाद में मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा तो सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का अपन को फिर एंट्री पास करने का, कैसे पास करेंगे? तो जैसा मैंने लिखा है वैसे लिखूंगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले डेबिट वाला आता है, फिर उसके बाद में टू मोटर कार अकाउंट एंड टू जियो GST, उसका दो पार्ट करना है, तो मैं लिखूंगा आउटपुट CGST अकाउंट और फिर आउटपुट SGST अकाउंट। हो गया, पहले मैंने GST का दो पार्ट कर दिया, अब इसका वैल्यूएशन करना है। तो पहले क्या करता हूँ, पहले 2 लाख का 28% निकाल लेता हूँ, तो 2 लाख इंटू 28/100 करूंगा, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। ठीक है, अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आता है, और ये 3 जीरो चिपका दिया तो 56,000। तो मोटा मोटी कस्टमर मुझे टोटल कितना पैसा पे करेगा? 2,56,000। ठीक है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिख दूंगा 2,56,000, टोटल कस्टमर मुझे इतना पे करेगा। मोटर कार कितने का था आपका? ओरिजिनली 2 लाख, तो मोटर कार के सामने आपको क्रेडिट में 2 लाख लिखना। ठीक है, और ये जो 56,000 GST का पैसा, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए दो से डिवाइड कर देंगे, तो ये 28,000 आता है। इसलिए आपको CGST में 28,000 लिखना है और SGST में 28,000। हो गया, अब क्रेडिट का टोटल मारेंगे तो 2,56,000 आता है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो, और डेबिट को ऐड करेंगे तो 2,50,000, क्योंकि डेबिट में और क्रेडिट में जो अमाउंट होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। हो गया, GST मतलब GST अगर सेल वाला केस रहेगा तो आपको ऐसे करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखता हूँ, मोटर कार मोटर कार रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹2 लाख एट 28% GST। सेम, मतलब सेम ही स्टोरी है, नहीं सिर्फ इतना नहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो मैंने लिखा कि मोटर कार रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपको मोटर कार रिटर्न कर दिया। आपने जो कस्टमर को जो सामान बेचा था, जैसे ये वाले केस में आपने जो बेचा था, तो कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया। तो सोचो अगर कस्टमर अगर मेरे को माल रिटर्न करेगा तो मतलब मेरे पास वापस मेरा मोटर कार आ जाएगा,
मतलब मैंने जब बेचा था, जब मैंने उसको बेचा था तो मोटर कार को मैंने क्रेडिट किया था। क्यों क्रेडिट किया था? क्योंकि जब मैं मोटर कार बेचूंगा तो मेरे पास से मोटर कार जाएगा, इसलिए क्रेडिट में। क्योंकि जो चीज़ आती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अब कस्टमर वापस मेरे को अगर रिटर्न करेगा तो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो जो चीज़ आएगी इसको डेबिट में। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो देखो, तो जब आपने रियल में सेल किया तो आपने इसको क्रेडिट में लिखा, और जब कस्टमर ने आपको रिटर्न किया तो आपको उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, जो आपने ओरिजिनली जिस टाइम पे सेल किया था ना, आपने जो सेल किया था उसी का रिवर्स एंट्री यहाँ पे आपको पास कर देना। मतलब आपको उसका उल्टा एंट्री पूरा पास कर देना, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास मोटर कार आएगा पहले रफ, तो मेरे पास मोटर कार आएगा तो मैं कम सिन हो जाएगा, मेरे पास कम सिन इसलिए डेबिट में। ठीक है। और मुझे कस्टमर का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा तो कैश गोज आउट इसलिए क्रेडिट में। तो मेरे पास मोटर कार आएगा इसलिए डेबिट में। तो देखो यहाँ पे ये जो क्रेडिट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी का उल्टा कर दें तो मोटर कार आपके पास आएगा इसलिए डेबिट में। अब आपने आउटपुट टैक्स सी जीएसटी आपने इसको एज ए इनकम करके क्रेडिट में आपने लिखा था, क्रेडिट में। तो जब आपको उसका रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा तो आप उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए जीएसटी अकाउंट फिर यहाँ पे डेबिट हो जाए कि मुझे पे करना पड़ेगा, तो समझो ये मेरे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में आ जाएगा। और फिर मुझे उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो मेरे पास से कैश गोज आउट होगा इसलिए क्रेडिट में आता है। बात को समझो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोटर कार रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपको मोटर कार रिटर्न किया। तो सोचो कि अगर कस्टमर मुझे अगर मोटर कार रिटर्न करेगा तो मेरे पास मोटर कार आएगा, तो मोटर कार कम से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको ये जीएसटी का भी सोचना है और आपके पास से क्या आएगा उसके बारे में। चलो पहले बेसिक समझते हैं कि अगर कस्टमर अगर मुझे मोटर कार रिटर्न करेगा तो मेरे पास मोटर कार आएगा, तो मोटर कार कम सिन इसलिए मैंने इसको डेबिट में लिखा। और जब मैं इसका रिटर्न करूंगा तो मुझे इसका पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो कैश गोज आउट इसलिए क्रेडिट में। ठीक है। अब इसमें जीएसटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो देखने का कि पास्ट में आपने जीएसटी को क्या किया था, क्रेडिट किया था। क्रेडिट क्यों किया था पास्ट में? क्योंकि ये आपके लिए इनकम था, बराबर। अब वही आपको जीएसटी का पैसा रिटर्न भी तो करना पड़ेगा उसको, तो जीएसटी का पैसा रिटर्न करने के लिए फिर आपको उसको एज अ एक्सपेंस करके, खर्चा करके बताना पड़ेगा। क्योंकि पास्ट में आपने उसको इनकम करके बताया था, और अभी अगर आपको उसको पे करना है तो आपके लिए तो खर्चा हो जाएगा, इसलिए फिर इसको जीएसटी एक्सपेंस करके डेबिट कर दिया। अब यही एंट्री का मैं पूरा रिवर्स एंट्री पास कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, तो ये एंट्री कैसी हो जाएगी, तो मोटर कार, तो मैं लिखूंगा मोटर कार अकाउंट डेबिट, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैल्यू सब कुछ सेम वही लिखूंगा, तो 2,56,000 क्रेडिट में आ जाएगा, मोटर का 2 लाख का आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही सब लिख रहा हूँ, 2,28,000, 28,000। ठीक हो गया। आपने मोटर कार को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इस तरह आपको रिटर्न वाली एंट्री पास करनी है। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा ना? चलो नेक्स्ट। अब जैसे सिंपल लिखता हूँ कि व्हेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹10,000, तो कस्टमर ने 10,000 का गुड्स रिटर्न किया। अब यहाँ पे गुड्स ले रहा हूँ, वहाँ पे तभी मैंने एसेट्स लिया था। आप सोचो कि अगर कस्टमर अगर आपको 10,000 का गुड्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा। ओके, तो मेरा गुड्स मेरे पास आ जाएगा, मेरा गुड्स मेरे पास आ जाएगा, और मुझे उसका पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो मेरा गुड्स आएगा मेरे पास, तो गुड्स
रिटर्न करके लिखना पड़ेगा, गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न की जगह पे आप लोग सेल्स रिटर्न लिखोगे, क्योंकि आपने बेचा और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो उसको अकाउंट के लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न समझो कम सीन है, मेरे पास आ रहा है डेबिट में। मतलब गुड्स रिटर्न की बात करूँ तो सेल्स रिटर्न फिर यहाँ आपके लिए वो, तभी इनकम था तो अभी आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा समझो ऐसे। तो ये डेबिट में आ गया। टू, सॉरी, अब उसकी मेरे को उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। मैंने गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹10,000, मेरे कस्टमर ने मुझे मेरा गुड्स रिटर्न किया, तो मेरा गुड्स मेरे पास आया, इसलिए रिटर्न गुड्स रिटर्न मतलब मेरे पास आएगा, इसलिए डेबिट में हो जाएगा। मेरा गुड्स मेरे पास आया, इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा, और मुझे उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। बस अभी इसी का फेयर करना है। तो गुड्स रिटर्न की जगह पे आपको क्या लिखना है, सेल्स रिटर्न लिखना है, तो मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन था समझो कि ये वाला कैश ट्रांजेक्शन था। अब इसी में समझो कि मैं क्रेडिट वाला करके दिखाता हूँ आपको। सोल्ड या गुड्स रिटर्न, तो यहाँ पे लिखता हूँ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। ये वाला क्रेडिट बेसिस वाला केस है। तो मैंने क्या लिखा है कि सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹20,000 क्रेडिट बेसिस वाला, मतलब मेरे कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न किया। ओके, तो सोचो क्या होगा, अगर गुड्स रिटर्न करेगा तो मेरे पास गुड्स मेरा आ जाएगा, तो गुड्स रिटर्न की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न, तो कम सिन समझो यहाँ पे डेबिट में। लेकिन ये तो मैंने उधार पे खरीदा था ना, उधार पे, सॉरी, मैंने उधार पे इसको बेचा था। अब सोचो कैश में कैसा रहता है कि मैं जब मैं उसका रिटर्न करूंगा तो मेरे पास मेरा सामान आएगा और मेरे पास से मेरा पैसा जाएगा। लेकिन क्रेडिट में तो पैसा नहीं जाएगा, तो जहां पे मैं कैश लिखता हूँ, जहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास से पैसा जाने वाला है, वहां पे मैं पार्टी का नाम लिखूंगा, क्योंकि पार्टी मुझे क्या करेगी, सामान वापस देने वाले ना, गिवर हो जाएगा वो, गिवर। तो इसीलिए कस्टमर गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में। कैश में क्या होता है, कैश गोज आउट, मेरे पास से पैसा जाता है, मतलब मैंने कस्टमर ने मुझे रिटर्न किया, समझो कस्टमर ने मुझे माल रिटर्न किया, तो मेरे पास मेरा माल आ गया। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट वाला है, तो मुझे जहां पे मैं कैश लिखता था क्रेडिट में ना, वहां पे मुझे क्या करना है, पार्टी का नाम लिखना है। तो पार्टी का नाम क्यों लिखूंगा, क्योंकि पार्टी गिवर है, वो मेरे को सामान मेरा वापस रिटर्न कर रही है, तो वो क्रेडिट में आ जाए, इसलिए कस्टमर गिवर, इसलिए क्रेडिट में आएगा। अब इसी का अपन को फेयर करना है, तो फेयर कैसे करूंगा, आपको सेल्स रिटर्न करके टर्म यूज करना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो कस्टमर नेम जो भी होगा वो आपको फॉलो करना। तो ये था कैश और दूसरा था क्रेडिट, तो ये दोनों केस मैंने आपको यहाँ पे समझा। तो फिलहाल आप लोग सिर्फ इतनी एंट्री याद रखो, फिर धीरे धीरे आपको अपन और आगे बढ़ेंगे तो आपको और सिखाऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको मेरा सिखाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।